नमस्कार, देश प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मुंबई से मैं हूं सोहित मिश्रा और मेरे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं परिमल कुमार और शरद शर्मा। पहली जो खबर है वो शिवसेना से जुड़ी हुई है। दरअसल जिस तरह से चुनाव आयोग की ओर से एकनाथ शिंदे गुट को शिवसेना नाम और धनुष बाण का चुनाव चिन्ह दिया गया था, उसके बाद उद्धव ठाकरे ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। आज जो खबर आई है उससे दोनों गुटों को कुछ न कुछ राहत मिली है। उद्धव ठाकरे गुट की अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने उनकी ओर से जो याचिका दायर की गई है उसे स्वीकार कर लिया है, यानी अब सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में सुनवाई करेगा। ये उनके लिए राहत की बात है। एकनाथ शिंदे गुट के लिए राहत की बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल कहा है कि चुनाव आयोग की ओर से जो फैसला किया गया है वो उसी तरह से बरकरार रहेगा, यानी जो शिवसेना नाम है और जो धनुष बाण का चुनाव चिन्ह है वो फिलहाल एकनाथ शिंदे के पास ही रहेगा। सुप्रीम कोर्ट चुनाव चिन्ह मामले में सुनवाई करेगा। शिंदे गुट और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया गया है और दोनों से 2 हफ्ते में जवाब मांगा गया है। बैंक खाते और प्रॉपर्टी टेक ओवर करने पर फिलहाल रोक नहीं है, जिसका उद्धव गुट जबकि ये चाहता था कि इन सब पर रोक लगाई जाए, यानी सुप्रीम कोर्ट से उद्धव गुट को इस मामले में फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है। फिलहाल शिवसेना और धनुष बाण दोनों ही शिंदे गुट के पास रहने वाले हैं। ये भी कहा गया है कि चुनाव आयोग द्वारा उद्धव गुट को टॉर्च और मशाल वाला जो चुनाव चिन्ह है वो भी आगे जारी रह सकता है। तो वहीं इस पूरे मामले में उद्धव ठाकरे गुट के जो सांसद हैं अनिल देसाई, उनसे बात की है हमारे सहयोगी आशीष भार्गव ने। सुप्रीम कोर्ट ने दखल दे दिया इस मामले में। आम तो जिस तरह शिंदे ग्रुप की तरफ से कहा जा रहा था कि हाई कोर्ट जाना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया। इस फैसले को कैसे देखते हैं आप? सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को एसएलपी जहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मेन मुद्दे को लेकर 8 रेफरेंस मुद्दों को लेकर, बिंदुओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट के पास एक अहम ऐसा बहुत बड़ा विषय बना हुआ है जिसके पास पूरे देश भर की और पूरे दुनिया की नज़र है। तो ये इतना संगीन मामला, गंभीरता इसकी देखते हुए और जिस तरह से इलेक्शन कमीशन का रिजल्ट आया, हमने एसएलपी दाखिल किए। उन्होंने कल एसएलपी को एडमिट करने के वक्त ही उन्होंने कहा था कि हम इसको लिस्ट करने से पहले हम पढ़ेंगे, और पढ़ने के बाद आज उन्होंने ये किया है। उन्होंने पूरा पढ़ने के बाद इस नतीजे पे पहुंचे कि हम जब तक इसको सुनते हैं तब तक परिस्थिति जो भी रहेगी वो जिस तरह से आज है उसी तरह से बरकरार रखिए। ये हम सुनेंगे, उसके बाद में इस पर निर्णय करेंगे। विप को लेकर उन्होंने एश्योरेंस भी दिया है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में उनके पक्षकार जो दूसरी साइड है, उन्होंने, उनके वकीलों ने कहा कि ऐसे विप वगैरह ये करके हम जो परिस्थिति सुप्रीम कोर्ट चाहती है उस तरह से ही हम रखेंगे, ऐसी कोई बात नहीं करेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे, और जब तक एसएलपी सुनेंगे उसके बाद ये करेंगे। तो साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब दोनों जो गुट है वो इस मामले में आमने सामने हैं, और अब सुप्रीम कोर्ट में चुनाव चिन्ह का जो मुद्दा है, यानी असली शिवसेना कौन है, उसको लेकर भी एक बड़ी कानूनी लड़ाई जारी रहेगी। मैं अभी दिल्ली नगर निगम के हेडक्वार्टर सिविक सेंटर में हूं। आज यहां पर मेयर चुनाव संपन्न हुआ। करीब 2 महीने लंबी सियासी खींचतान के बाद आज दिल्ली में मेयर चुनाव हो गया। आम आदमी पार्टी की डॉक्टर शैली ओबराय दिल्ली की नई मेयर बनी हैं। उन्होंने बीजेपी की रेखा गुप्ता को 34 वोटों के अंतर से हराया। आले मोहम्मद इकबाल दिल्ली के नए डिप्टी मेयर बने हैं और उन्होंने 31 वोट के अंतर से बीजेपी के कमल बागड़ी को हराया। इससे पहले 3 बार मेयर डिप्टी मेयर चुनाव के लिए बैठक बुलाई गई, लेकिन हंगामे के चलते बैठक लगातार टलती रही। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आज शांतिपूर्वक मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव संपन्न हो सका। महापौर चुनाव में आम आदमी पार्टी की शैली ओबराय को टोटल वोट 266, शैली ओबराय को 150 और रेखा गुप्ता को 116 वोट। तो शैली ओबराय भी मेयर घोषित करते हैं। दिल्ली की नई मेयर डॉक्टर शैली ओबराय से मैंने बातचीत की है। देखिए क्या कह रही हैं दिल्ली की नई मेयर।
शुरू में ऐसा लगा था कि आप निर्विरोध ही जीत जाएंगे, शुरू में बीजेपी कैंडिडेट नहीं खड़ा कर रही थी, फिर उसके बाद ये हुआ कि मुकाबला होगा, फिर होते होते 3 बैठकें हो गई और इतना लंबा समय लग गया। क्या कहेंगे, आज आखिरकार हो गया है चुनाव? जी देखिए, 3 बार जो सदन में हुआ सबने देख लिया, दिल्ली की जनता ने देख लिया कैसे भारतीय जनता पार्टी, एलजी साहब और साथ में जो पीठासीन अधिकारी हैं गैर कानूनी तरीके से और असंवैधानिक तरीके से सदन को चलाने की कोशिश करते रहे। आखिरकार हमें सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा और कुछ ही दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने निष्पक्ष तरीके से निर्णय दिया। और आज मैं धन्यवाद करना चाहूँगी सुप्रीम कोर्ट का, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का, जिनकी वजह से आज शांतिपूर्वक चुनाव हुआ और दिल्ली को मेयर मिला और डिप्टी मेयर मिला। 2 महीने का ही समय है आपके पास काम करने के लिए। कुछ इस बारे में बात हुई है कि दोबारा भी जब टेन्योर होगा तो आप ही को दोबारा खड़ा करेंगे ताकि आपको काम करने का समय तो मिले, क्योंकि आप तो पहली बार की पार्षद हैं, पहली बार में आप मेयर बन गई तो अभी उतना एक्सपीरियंस भी नहीं है। जी देखिए, हमारे लिए तो एक एक दिन 24/7 हम लोगों को दिल्ली की जनता के लिए काम करना है, वो टर्म 2 महीने का हो या जितने भी समय का हो। तो एक एक दिन हम सब मिलके 24 घंटे 7 दिन मतलब अंडर द लीडरशिप ऑफ सीएम केजरीवाल वी आर गोइंग टू वर्क। हम लोग मिलजुल कर जो दिल्ली की जनता को जो हमने सपना दिखाया है हम उस पर काम करेंगे और जल्द से जल्द जो पिछले 2.5 महीने में जो दिल्ली की जनता का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करेंगे। बीजेपी के पास 3 वोट जो हैं वो एक्स्ट्रा चले गए हैं, वो कहीं से उन्होंने इंतजाम किया है, तो आपको लग रहा है चिंता का विषय, क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी के भी चुनाव होने हैं और उसमें अगर 3 वोट उनके पास आ जा रहे हैं तो वो तो तीनों ही उम्मीदवार उनके जीत जाएंगे फिर? जी देखिए, डिप्टी मेयर का अगर मैं बात करूं, जो चुनाव मैंने कराया उसमें इनवैलिड वोटिंग थी, स्टैंप ऊपर नीचे लगी हुई थी, और मेयर के जो है वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर सत्या शर्मा ने कराया, तो उसके बारे में अभी हम बात करेंगे, थोड़ा चर्चा करेंगे सीनियर्स के साथ। तो स्टैंडिंग कमेटी का जो सवाल मैं डॉक्टर शैली ओबरॉय से पूछ रहा था उसी की बात करते हैं, क्योंकि मेयर डिप्टी मेयर का चुनाव तो हो गया, लेकिन दिल्ली नगर निगम के अंदर असली सरकार होती है स्टैंडिंग कमेटी। स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों का चुनाव होना है जो इस समय चल रहा है। आम आदमी पार्टी ने 4 सीटों पे उम्मीदवार उतारे हैं, बीजेपी ने 3 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं और सीटें सिर्फ 6 हैं, यानी दोनों पार्टियों में से किसी एक के एक उम्मीदवार की हार आज तय है। अभी तक चुनाव से पहले ये दिखाई दे रहा था कि बीजेपी जीत के करीब थी, तीसरा कैंडिडेट उनके जीत के करीब था, लेकिन उसके बाद 3 वोट कम थे। लेकिन जो आज वोटिंग हुई है उसमें ये दिखाई दिया है कि बीजेपी के पास उसके औपचारिक आंकड़े से 3 वोट ज्यादा हैं। तो इसीलिए बहुत इंटरेस्टिंग माना जा रहा है, बहुत अहम माना जा रहा है कि स्टैंडिंग कमेटी का क्या रिजल्ट रहता है, किसके कितने उम्मीदवार चुनाव जीतते हैं। आज कौन हारेगा, आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार हारेगा या बीजेपी का उम्मीदवार हारेगा? रायपुर में एक नवविवाहित जोड़ा मृत पाया गया। शादी के बाद रिसेप्शन से पहले इनका शव एक कमरे में मिला है। दोनों लहूलुहान थे और दोनों के शरीर पर चाकू के निशान थे। पुलिस का कहना है कि ऐसा लग रहा है कि दोनों के बीच झगड़ा हुआ हो और पति ने पहले पत्नी की मौत को घाट उतारा और उसके बाद आत्महत्या कर ली। फिलहाल इस मामले में पुलिस लगातार जांच में जुटी हुई है। प्रारंभिक रिपोर्ट दर्ज हुई है थाने में। सूचना प्राप्त हुई थी कि असलम और कहकशा इन दोनों का निकाह हुआ था 19 तारीख को। आज इनका रिसेप्शन राज तालाब की तरफ से ये शास्त्री मार्केट सामने था और ये दोनों तैयार होने रूम के अंदर गए थे। उसके बाद अचानक कराहने की और चिल्लाने की आवाज़ आई। जब दरवाज़ा तोड़ के देखे तो दोनों की रक्त रंजित लाशें पड़ी थी और शरीर पे चाकू के निशान थे। अगली खबर मुंबई से, जहां पर मुंबई पुलिस के साइबर सेल ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो केवल करोड़पति लोगों को ही अपना टारगेट बनाना था। इनके खिलाफ अब तक मुंबई में 16 मामले दर्ज हुए हैं। हैरानी की बात यह है कि जो आरोपी हैं उसमें आधे से ज़्यादा सभी पढ़े लिखे हैं। कोई IIT से पढ़ा हुआ है, कोई MBA किसी ने किया है, किसी ने होटल मैनेजमेंट किया है और बड़े ही कॉरपोरेट स्टाइल में ये इस साइबर ठगी को अंजाम देते थे। इस रिपोर्ट को देखिए। मुंबई साइबर पुलिस के हत्थे चढ़े इन युवकों में कोई MBA है तो कोई IIT और कोई मैकेनिकल इंजीनियर, लेकिन ये लोग अपनी पढ़ाई का इस्तेमाल साइबर ठगी में कर रहे थे। जिसकी जैसी काबिलियत, ठगी में उसकी वैसी ही भूमिका। जो कॉल करता था और बताता सब कुछ, ये IIT ड्रॉप आउट है। दूसरा जो है जो डिलीवरी लेने के लिए लोगों को तैयार करता था तो मैकेनिकल इंजीनियर। दूसरा एक हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री में होटलिंग का कोर्स किया वाला है। एक MBA वाला है, एक MCA किया है, मास्टर ऑफ कंप्यूटर। MBA वाले का काम क्या होता था? उसका काम रहता था कि जो मनी है पैसे वो
गोल्ड से उनको बेच के फिर लेयरिंग करता था। अलग अलग राज्यों से आने वाले शातिर नई कार खरीदने वालों की जानकारी निकालकर उन्हें सिटी बैंक का डाइनर्स क्लब कार्ड देने का ऑफर देते, फिर एक लिंक भेजकर उसमें आधार कार्ड से लेकर पैन कार्ड और बैंक डिटेल भरने को कहते। अगर शिकार के पास आईफोन है तो उसे मुफ्त में एंड्रॉयड फोन भिजवाकर ठगी को अंजाम देते। पहले से उन्होंने सारा इंफॉर्मेशन लेकर रखा है, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक के डिटेल, उनको चाहिए आपका ओटीपी और आपका पासवर्ड। तो जैसे आप ओटीपी के लिए आप सिम कार्ड तो इसमें डाल के रखे उन्होंने दिए वाले मोबाइल पे, तो उधर ट्रांजैक्शन इनिशिएट होने के ओटीपी सीधे इधर आ जाता है, वहां से उनको दिखाई देता है वो ट्रांजैक्शन 4-5 जितने आपके अकाउंट में पैसे उसका बड़े वाले ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। तो ट्रांजैक्शन के लिए उन्होंने चुना था तनिष्क, ये जो ऑनलाइन ज्वेलरी शॉप है, और रिलायंस डिजिटल, जहाँ पे हम हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। जैसे ज्वेलरी पे आप 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख इजीली एकदम छोटे पैकेट में आ जाता है। पुलिस के मुताबिक स्टोर से सोना या कीमती सामान लेने के बाद उनके आदमी दूसरे ज्वेलरी शॉप या दुकानों पर जाकर बेचकर कैश ले लेते। पुलिस के मुताबिक शातिर ठगों ने पूरे देश में अपना जाल फैला रखा है और ठगी के लिए अब तक 1200 सिम कार्ड का इस्तेमाल कर चुके हैं। अकेले मुंबई में 32 मामलों को अंजाम दिया है। पुलिस इस मामले में अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है और मामले से जुड़े बैंक, स्टोर और पोर्टर की भूमिका की भी जांच की जा रही है। मुंबई से कैमरामैन अशोक महाड़ी के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया। और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे हाल दिल्ली। इन्फोसिस के संस्थापक एनआर नारायण मूर्ति को दिल्ली आना अच्छा नहीं लगता। वहाँ यहाँ आने में असहज महसूस करते हैं। उन्होंने कहा कि ये एक ऐसा शहर है जहाँ पे सबसे ज़्यादा अनुशासनहीनता है, लोगों को रेड लाइट तक की परवाह नहीं। वो दरअसल ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन की स्थापना दिवस में शामिल होने आए थे। नारायण मूर्ति की बात कितनी सही है, इसका जायजा लिया हमने दिल्ली की सड़कों पर। I feel very uncomfortable coming to Delhi is this is one city where indiscipline is the highest. Let me give you an example. I came yesterday from the airport. At a red signal, there were so many cars, so many motorbikes, scooters, violating the red light without a single care. I think if we can't even wait a minute or two just to move forward, do you think those people will wait if there is money? सड़क पर दिल्ली कायदे कानून को लेकर लापरवाह, बेपरवाह दिखी। हड़बड़ी इतनी कि रेड लाइट तक की परवाह नहीं। बत्ती का इशारा है रुकिए, मगर रफ्तार पर ब्रेक लगाने को तैयार नहीं। लापरवाही का आलम महज रेड लाइट जंप तक नहीं सिमटा है, कहीं वन वे सड़क 2 वे में तब्दील है। लिहाजा जीवन बचाने वाली एम्बुलेंस जाम में जकड़ गई। उत्तर पूर्वी दिल्ली का ये जाम सिर्फ कंस्ट्रक्शन के चलते नहीं, ट्रैफिक नियमों की अनदेखी और पहले निकलने की होड़ की वजह से भी है। और राजधानी में ये आलम आम है। बाइक पर ट्रिपल लोडिंग, कहीं 2 ने हेलमेट नहीं लगाई तो कहीं 1 ने। मानो कहीं 1 पर 2 फ्री जैसा ऑफर हो तो कहीं 2 पर 1। जरा इनको देखिए, रॉन्ग साइड में भी खुद को कितना राइट रखकर निकलने की कोशिश है। गलती पर सवाल करो तो कुछ हाजिर जवाब हैं तो कुछ भागने में कामयाब। हेलमेट को लेके क्या कहेंगे आप लोग? आप तो पहने हुए हैं, पीछे नहीं पहने हुए हैं। कोई बात नहीं, तो चालान कटवा दे। सुरक्षा के लिए भी तो जरूरी है। अरे सुरक्षा का भूल गया घर। हेलमेट को लेके क्या कहेंगे सर? लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए? तो मैं यहाँ पे बैठा है, लगाना चाहिए। हाँ, लगाना चाहिए। तो यहाँ पर ये बिना नहीं है, स्टैंड पे बचेंगे वहाँ, यही से उतरना है। हेलमेट को लेके क्या कहेंगे? आप तो पहने हुए, बाकी पीछे कोई नहीं। वैसे दिल्ली ने ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करने वाले 20 से 25 हजार लोगों का चालान रोजाना करता है, पर फिर भी नियम तोड़ने वाले सुधर नहीं रहे। सख्ती सुधारती तो है, पर सलीका खुद से ही आता है। सवाल महज पैसे और चालान का नहीं, जिंदगी का है।
संभल कर चलेंगे, कायदे कानून को समझेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। कहते भी हैं ना, हड़बड़ी में गड़बड़ी और दुर्घटना से देर भली। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। परिमल के इस रिपोर्ट से पता चलता है कि हर चीज़ के लिए बतौर जनता हम सरकार से सवाल उठाते हैं, लेकिन कुछ जगहों पर बतौर जनता हमें भी अपना काम करना चाहिए। ये केवल दिल्ली नहीं, दिल्ली, मुंबई सहित कई ऐसे शहरों में हम इसी तरह से देखते हैं। तो जिस तरह की जनता होगी उसी तरह से आपको नेता मिलेंगे। तो अगली बार सरकार से सवाल उठाने के साथ ही ये भी सुनिश्चित करना ज़रूरी है कि हम नियमों और कायदों को कितना मानते हैं। बहरहाल देश प्रदेश में फ़िलहाल इतना ही। मुंबई से मुझे और दिल्ली से परिमल कुमार और शरद शर्मा को दीजिए इजाज़त, और देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।